तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 17 सितंबर 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो कि आपके प्रारंभिक यूपीएससी एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसे आप कहते हैं, और मुख्य परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जो समसामयिक घटनाएं हैं द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से लिया गया है, जो कि एक हमारा प्रमुख न्यूज़पेपर है, और उससे संबंधित एक रूपरेखा के आधार पर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहला अगर हम बात करें, इस टॉपिक की बात करें, तो आप सभी को पता है कि हाल ही फिलहाल में एसीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं, उसकी बैठक हुई है। तो एसीओ की बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ के बीच में एक ट्रांजिट व्यापार पहुंच को लेकर एक विवाद की बात कही गई है। ये न्यूज़ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीन ने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करेंगे। सी चीन एसीओ ने कहा, ये टॉपिक द हिंदू में दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि युद्ध का युग नहीं, प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा, जो कि यूक्रेन संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ये टॉपिक दिया गया है। प्रसंग इस बात का है, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में उन्होंने कहा कि बेहतर क्षेत्रीय संपर्क तभी संभव हो सकता है जब सदस्य एक दूसरे को पूर्ण परामर्श अधिकार प्रदान करेंगे, एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को अधिकार प्रदान करेंगे। प्रश्न आपको यहां पर इससे संबंधित, क्योंकि यूपीएससी के जब आप पाठ्यक्रम को देखेंगे तो वहां पर मेंस एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है, द्विपक्षीय, आपका क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते से संबंधित। आप सभी को पता है कि एसीओ जो है, जिसे शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं, या तो एसीओ में 8 सदस्य, उसमें भारत भी सम्मिलित है। इसलिए हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शंघाई सहयोग संगठन महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ साथ में न्यू डेवलपमेंट बैंक और इससे संबंधित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रीलिम्स में कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, स्पेशली एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको जुटाने की आवश्यकता है। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर समाचार में ऐसा क्या कहा गया। समाचार की बात है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर क्षेत्रीय संपर्क तभी संभव हो सकता है जब सदस्यों को एक दूसरे को पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। ये बात तो सत्य है कि अगर हम सदस्य हैं किसी भी संगठन का, तो इसका तात्पर्य ये है कि आप सभी सदस्य का समान अधिकार हो। लेकिन इसके साथ साथ इसके संभवतः उन्होंने कहा कि जो यूरेशियन क्षेत्र में अधिक, यूरेशियन का मतलब यहाँ पर यूरोप का कुछ क्षेत्र होता है और कुछ क्षेत्र रसिया का, तो ये दोनों मिलकर यूरेशियन बन जाता है। यूरेशियन के क्षेत्र में अधिक सहयोग का आह्वान किया। कोविड-19 की जो महामारी हो रही है, आप अभी भी उसके प्रभाव देखे जा रहे हैं। साथ साथ में यूक्रेन और रसिया के बीच के जो संघर्ष हैं, उससे जो उत्पन्न होने वाले जो अभूतपूर्व जो ऊर्जा की और खाद्य संकट की ओर इशारा कर रहा है। तो इससे ये कहा गया कि हम संगठनों को, हम सभी सदस्यों को चाहिए कि इस प्रकार की जो खाद्य संकट और ऊर्जाओं का संकट उत्पन्न हो रहा है, ये संकट हमारे देशों में ना आए, इस संकट को रोका जा सके। हालांकि अगर इसी प्रश्न की बात करें, इसी में रूस और भारत के बीच में अगर समझौते की बात करें और रूस और भारत के संबंधों की बात करें, तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, है ना, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सलाह भी दी, और वास्तविक है और सत्य भी है सलाह। और उन्होंने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। ये बात तो सत्य है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, और मुझे लगता है कि आज का युद्ध जब युद्ध का युग नहीं है, क्योंकि हर देश के पास न्यूक्लियर पावर है,
हर देश के पास नए तकनीकी के मिसाइल्स हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक देश जो है दूसरे देश के साथ युद्ध करता है, तो युद्ध में तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक आक्रोश होता है, एक अहंकार होता है, एक ईगो होता है, और ऐसी स्थिति में अगर दोनों राष्ट्र के बीच में इस प्रकार न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो देश जो है, दोनों देश विनाश हो सकते। तो आज का युग जो वर्तमान युग है, युद्ध का युग नहीं है, ऐसा हमारे मोदी जी ने कहा। हालांकि पुतिन जी ने भी कहा इस बात से कि यूक्रेन में संघर्ष के बारे में दिल्ली की चिंताओं को समझता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि युद्ध जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो समाप्त हो जाए। हालांकि इसी सब संदर्भ में अगर आप देखिए, एससीओ संगठन हो ही रहा था कि भारत और तुर्की के बीच में एक तरीके से अनऑर्गेनाइज, अनअपॉर्चुनिटी वाली बात कर सकती है, या अघोषित बैठक हुई। अघोषित बैठक आपके भारत के प्रधानमंत्री और तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन के द्वारा एससीओ के दौरान में ही समरकंद में हुआ। आप सभी को पता है कि एससीओ का बैठक समरकंद में हो रहा है, और उसी दौरान में इन दोनों ने आपस में बैठक की। बैठक के बाद मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे में वो एक्चुअली आप इकोनॉमिक संपर्क साधना चाहते हैं। इसी एससीओ के दौरान में चीन ने भी अपना संबोधन किया। चीन ने भी अपना संबोधन किया, और आप सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच के संबंध कैसे हैं, और भारत भी एससीओ का सदस्य और चीन भी एससीओ का सदस्य है। ऐसी स्थिति में चीन का संबोधन यही रहा कि उन्होंने वहां की राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि एससीओ समूह के दौरान में कहा कि हमें विदेशी मामलों, हमें सदस्यों को उन मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, खास करके बाहरी ताकतों के प्रयासों से बचने के लिए। इनका सीधा जो रुख था, बाहरी अगर हम ताकतों के प्रयास की बात, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की तरफ उंगली उठा रहे थे, अर्थात अमेरिका की तरफ फ्रांस, जितने भी देश है उस कंट्री, उसको तरीके से परोक्ष रूप से आलोचना कर रहे थे, अर्थात उस पश्चिमी देश को परोक्ष रूप से आलोचना कर रहे थे जो खास करके चीन के विरोधी है। तो आप सभी को पता होगा कि चीन का विरोधी कौन है भाई? अमेरिका है। तो इस बात से उन्होंने ये भी कहा कि हमें 2000 सुरक्षा कर्मियों का एक प्रशिक्षित करने की पेशकश भी की। आर्थिक मोर्चाओं पर इन्होंने साफ साफ कह दिया भाई, चीन साहब ने कहा कि भाई हम चीन विकासशील देशों को 1.5 RMB अर्थात 105 मिलियन डॉलर का अनाज जो है जन कल्याण, मानवीय सहायता करेगा। जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, विकासशील देश जितने, भारत भी आता है, हालांकि भारत को नहीं करेगा वो दूसरी बात है। तो साथ साथ में ये भी कहा कि हम विकास बैंक की स्थापना के लिए रोड मैप लागू करने की आह्वान किया। जैसे कि ब्रिक्स बैंक है आपका न्यू डेवलपमेंट, वैसे ही एससीओ का एक स्पेशल बैंक बनाने की भी बात कही, ताकि स्थानीय मुद्रा से निपटा जाए। तो ये जो था एससीओ का हमारा जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके द्वारा जो बैठक के दौरान जो देश आपस में जो सहमति की, उससे संबंधित बातें था। इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी प्रीलिम्स को लेकर हम आते हैं दूसरे वीडियो में। चलिए हम दूसरे तरफ मूव करते हैं कि दूसरा न्यूज क्या है। चलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री ईरान के रईसी से मुलाकात की। ईरान के रईस, साथ में ईरान के, आप सभी को पता है कि ईरान और भारत के बीच में संबंध है, खास करके हम चाबहार पोर्ट को लेकर भी है। भारत, अफगानिस्तान और ईरान तीनों ने मिलकर चाबहार पोर्ट का निर्माण किया, और एक भारत के लिए गोल्डन गेट की तरह काम करता है। हमारा व्यापार प्रसार जो है उस पोर्ट के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है अफगानिस्तान से लेकर। तो प्रधानमंत्री ने ये मुलाकात यहाँ की, ये भी हमारा भारत के जुड़े मुद्दे समझौते से बात हम कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय विकास
और द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने काफी चर्चा किया। द्विपक्षीय संबंध जो होता है दो लोगों के बीच में, साथ ही उन्होंने चाबहार बंदरगाह और बेहस्ती टर्मिनल के विकास की प्रगति की समीक्षा भी की। तो ये प्रश्न बन सकता है कि चाबहार बंदरगाह जो कि बहुत ही पुराना है और कई बार आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसे डिटेल से जाकर आप पढ़ें, और इसके लिए हम नए वीडियो लेकर हम आपके सामने आएंगे कि इसका कैसे निर्माण हुआ, और बेहस्ती टर्मिनल की भी बात इसमें किया गया। साथ साथ में भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो भारत ईरान द्विपक्षीय संबंध है, भारत ईरान द्विपक्षीय, इन संबंधों में लोगों से लोगों के मध्य मजबूत संपर्क बनाए, चाहे वो मजबूत संपर्क ऐतिहासिक हो, चाहे सभ्यता से संबंधों की बात की जा रही हो, इन दोनों को मजबूत किया जाएगा। साथ साथ में अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सबसे पहली प्राथमिकता देगा, अर्थात अफगानिस्तान के लोगों। तो आप सभी को पता है अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है ना, तो इस चीजों में अब तो तालिबान से ही अपना गठबंधन करना पड़ेगा जो भी हो। तो आप कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के और अफगानिस्तान, इन तीनों के बीच में हम बेहतर संबंध बनाने की बात इस मुद्दे में कहा गया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है द हिंदू का न्यूज है, और ये न्यूज जो है आपका सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे पर है। ये समसामयिक घटना, ये आपके पाठ्यक्रम में जाकर देखिए। सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए, तो यूपीएससी के सिलेबस में आप कह सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र के विकास प्रबंधन से संबंधित आपके प्रश्न हो सकता। एक सर्वे हुई और उस सर्वे में कहा गया कि दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है, कि दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट जारी किया गया 2021 का। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट जारी किया गया 2021 में, और हाल ही में बताया गया कि पिछले 2 वर्षों में दिल्ली में जो सड़क दुर्घटना में हर दिन औसतन 3 लोगों की मौत हो जा रही, हर दिन 3 लोगों की मौत हो रही। मतलब इस बात से निष्कर्ष निकाला गया कि पिछले साल सड़क हादसों में पीड़ितों में से 504 मृत्यु अर्थात 40%, और 1536 घायल, अधिकांश लोग पैदल चलने वाले थे। कहने का मतलब तो यही हुआ कि भाई अब दिल्ली पर पैदल चलना एक मौत की बुलावा की तरह हो सकता है ना, कि 1536 लोग की मौत हो गई, घायल हुए, अधिकांश लोग कौन थे? पैदल चलने वाले थे, है ना। दूसरी बात 2020 की भी अगर रिपोर्ट की बात करें, यहां पर भी आप देख सकते हैं इस चीजों को। 90% ऑफ रोड क्रैश विक्टिम इन द लास्ट 2 ईयर वर मेल्स एंड हर हाउ टू नंबर ऑफ द स्टैक अप। आप देखिए, और इसका कारण 277 लोगों की एक्सीडेंट हुआ है। आपको ट्रैफिक रूल्स को न मानने के कारण, ओवर स्पीडिंग के कारण 213 लोगों की, अक्सर हम लोग फ्लो में ओवर राइडिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, पीछा करते हैं, इसके कारण से फैटल क्रैश प्रोन रोड है ये आपका। टोटल रोड क्रैश हुआ है 1239, 1196। तो इस तरीके के इस चीजों में निष्कर्ष में ये कहा गया, आप देख सकते हैं कि कुल सड़क दुर्घटना पीड़ितों की अगर हम बात करें तो संख्या में दिन पर दिन दिल्ली के अंदर में वृद्धि देखी जा रही है ना। कुल संख्या में वृद्धि 2021 में 1239 व्यक्ति मारे गए, 2020-19 में 1196 लोग मारे गए। यातायात नियमों को अवहेलना करने वाले 2021 में ओवर स्पीडिंग करने वाले आपके 213 मामले ऐसे थे। तो इस तरीके से दिल्ली के अंदर में एक्सीडेंट रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर भी आप अपने मेंस के पेपर में इसको कोट किया जा सकता है कि ऐसी कौन सी प्रावधान किया जाए। मोटरसाइकिल चालक 2021 की अगर हम बात करें तो 472 मौत हुई है, 2020 में 441 मौत हुई है, और दुर्घटना पीड़ितों की सूची में दूसरे स्थान पर है। तो इससे संबंधित आपका ये न्यूज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट है आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय। ये आपका करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो ये सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है। आपको इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन सकता है। टॉपिक है द हिंदू का न्यूज है, और इसमें कहा गया कि आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय में शिक्षक भर्ती में कमी। एकलव्य विद्यालय नाम से ही पता चला होगा, ट्राइबल्स इलाके में आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य जो मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, इससे प्रश्न आपका बन सकता है कि आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी, इस प्रकार से। तो कहा गया कि भाई इन छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालयों के लिए शिक्षकों की कमी है।
इसकी भर्ती नहीं की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसका क्या तात्पर्य, नाम ने तो आपने एकलव्य रखा, क्या सभी छात्र उसी एकलव्य की तरह गुरु विहीन शिक्षा प्राप्त करेंगे और ताकि फिर से उन्हें अंगूठा देने की आवश्यकता पड़े? ऐसा तो नहीं, मानो तो एकलव्य का ऑब्जेक्टिव तो इसी प्रकार से सिद्ध हो रहा है। तो समाचार में ये कहा गया कि भाई 2014 में आदिवासी छात्रों के लिए, 2014 में याद रखिएगा, 2014 में आदिवासी छात्रों के लिए, किसके लिए? आदिवासी छात्रों के लिए, अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की रिकॉर्ड संख्या को मंजूरी देने और 2018 में इन स्कूलों के प्रबंधन के लिए आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के बावजूद जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षकों की कमी को पूरा करने में असमर्थ है। ये आपका प्रसंग है, ये आपका समाचार के अंदर में है। आप मेंस की परीक्षा में, अभी मेंस का एग्जाम भी चल रहा है, तो मेंस की परीक्षा में इस चीजों को आप कोट कर सकते हैं। तो 2014 में इसकी तो स्थापना तो की गई है ना, 2018 में इसका प्रबंधन के लिए आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की भी स्थापना की गई। लेकिन आज भी जो मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है, अभी भी शिक्षक की पूर्ति नहीं कर पा रही है। अब इससे संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं एकलव्य विद्यालय में शिक्षकों के संबंधित मुद्दों पर, जो अक्सर आपको देखने को मिला। याद रखिएगा, एकलव्य जो मॉडल आवासीय है, या स्पेशली जनजाति छात्रों के लिए इसको बनाया गया था, है ना। अब चलिए एकलव्य विद्यालय में शिक्षकों के संबंधित मुद्दे की अगर हम बात करें तो 378 स्कूलों में 4000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। आप बताइए, 378 स्कूल और उसमें 4000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 70% या तो अनुबंध पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है 70%, या तो राज्य सरकार के स्कूलों के प्रतिनियुक्ति पर है। अब बताइए, 70% कॉन्ट्रैक्ट पर है और कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यूअल हो पा रहा है नहीं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाले शिक्षक जो है बीच में ही छोड़कर भी चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बच्चे, तो 2020 में जो एनईएसटी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक स्कूल में कम से कम 30 शिक्षक रखने की सिफारिश की गई थी कि भाई स्कूल है, बहुत सारे 10th क्लास बहुत स्कूल होगा तो शिक्षक की आवश्यकता तो पड़ेगी, विद्यालय में शिक्षक के विहीन तो कम से कम 30 शिक्षक रखने की सिफारिश ये सोसाइटी ने की थी, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी कहते हैं। उन्होंने सिफारिश की थी। 2015 में एक आधिकारिक रिपोर्ट में उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुबोध और प्रशिक्षण द्वारा ये मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, है ना, लेकिन अभी भी प्रक्रिया जो है वहीं पर रह गई। अब सवाल यह कि शिक्षक की कमी दूर करने के लिए शिक्षण मानकों की एकरूपता की जरूरत है। अब सरकार इस पर क्या रुख लेती है आगे देखा जाए, लेकिन ये मुद्दा तो है, मुद्दा ही है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि भाई देश के विकास के लिए शिक्षा का होना तो अति आवश्यक है, लेकिन शिक्षक विहीन शिक्षा ये कैसे संभव हो सकता है? तो सरकार को इस पर देखने समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है भाई, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हैं। तो इससे प्रश्न आपका बन सकता है एकलव्य विद्यालय से संबंधित आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रमुखता है। तो आज के लिए ये आपका प्रमुख था। एशियो के बारे में हम लोगों ने काफी बात कर ली है, आपका श्रीलंका के बारे में भी हम लोगों ने काफी बात की है ना। तो एक अगर आप चाहे तो मैं एक और डिस्कस कर लेता हूं, मिश्रित जैव ईंधन के बारे में। GS3 का है ये आपका। तो ये कहता है कि IAF मिश्रित बायोडीजल पर 200 घंटे के लिए AN-32 उड़ाएगा। आप सभी को पता है आजकल बायोडीजल से भी हमारा प्लेन उड़ाया जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि जो AF है आपका, इंडियन एयरफोर्स की बात की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने 10% मिश्रित बायोडीजल पर उड़ान भरने के लिए AN-32 परिवहन विभाग को संशोधित किया है। मतलब आप सभी को पता है कि बायोडीजल आने के पीछे कई कारण है हमारे देश में। पहला कारण है कि हम अपने ऑयल जो है, हम तेल जो क्रूड ऑयल जो मंगवाते हैं विदेशों से, उसमें कमी हो। हम आयात जो करते हैं उस आयात में, हम ऑयल के आयात में कमी करें। हम अपने देश में स्वयं निर्भरता लाए अपने ऑयल के क्षेत्र में। साथ साथ में कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, इसका एक उद्देश्य और भी है। दूसरी बात, एक जो
डोनियर्स विमान 50% जैव ईंधन का उपयोग के लिए जमीनी प्रशिक्षण से गुजर चुका है। मिश्रित की आवश्यकता इसलिए कि वैश्विक उड़ान उद्योग ग्रीन हाउस गैसों को सबसे बड़े उत्सर्जक मानती है, में से एक भूमंडलीय उष्मीकरण का भी कारण मानती है। तो इसलिए 2021-22 में जो IAF है हमारा इंडियन एयरफोर्स के ईंधन खपत 6.2 लाख किलोलीटर थी, जिसमें 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान था। तो ये अच्छी पहल है कि भाई इंडियन एयरफोर्स की जो मिश्रित बायोडीजल से पर 200 घंटे के लिए AN-32 उड़ाएगा। ये द हिंदू का न्यूज है और एक अच्छी बात भी है आपका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं। मुद्रास्फीति से तो हम लोगों ने काफी कुछ बातें कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके दूसरे वीडियो में। साथ में हम इसके वीडियो से संबंधित आपकी प्रश्नोत्तरी पर भी बात करेंगे। विशेष वीडियो देखने के लिए आप अन्य वीडियो देखने के लिए आप आई बटन को आप प्रेस करें और मैं आप लोगों से आपकी बेहतर के लिए बेहतर है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपकी एग्जाम से संबंधित वीडियो आपके सामने आपको मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में फिर से समसामयिक घटनाओं के साथ। धन्यवाद।